जय माता दी। क्लास 7 की बुक हनी कॉम का आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हनी कॉम का मतलब क्या है। हनी कॉम का मतलब होता है जो बीज होती हैं वो अपना जो शहद जहाँ पर इकट्ठा करती हैं। जैसे इस पिक्चर में जो हनी के नीचे आपको जो हेक्सागोनल डिजाइन दिख रही है, कुछ इस डिजाइन के जो होते हैं सांचे बने रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, जिसके अंदर वो अपना शहद इकट्ठा करती हैं। तो जहाँ पे ये शहद इकट्ठा करती हैं इसको हेक्सागोनल डिजाइन को हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो इसका जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज का, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, वो हम करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही नॉलेजेबल है। मतलब एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ क्वेश्चन जानना चाहते हो तो मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, आप अपने तरफ से सोचिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी काम करने का सही टाइम क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है। और थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के आंसर क्या होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और तो ये चैप्टर को हम और देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक किंग को 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, उनके जो आंसर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं। और वो कौन से 3 क्वेश्चंस हैं और क्या किंग को उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं या नहीं। तो जैसा जो मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं वही 3 क्वेश्चंस किंग के हैं, और उनके आंसर्स किंग ढूंढ रहा है कि एक्चुअल में क्या है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने आंसर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो एट द एंड आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसके आंसर्स बहुत ही अच्छे बता रखे हैं इस चैप्टर में। 3 क्वेश्चंस का पार्ट 1 कर रहे हैं। द थॉट केम टू सर्टेन किंग दैट he would never fail if he knew 3 things। एक थॉट आती है किंग के दिमाग में कि वो कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होगा अगर उसको ये 3 चीजें पता चल जाएं तो। These 3 things were: what is the right time to begin something? कोई भी चीज या काम करने का या शुरुआत करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किस इंसान को सुनना चाहिए, मतलब कौन सा इंसान है जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पता करना। विच पीपल शुड ही लिसन टू एंड वॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है उसके करने के लिए। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो किंग ढूंढ रहा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आंसर पढ़ने के बाद में तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही है, लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हो ये जरूर बताएं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। एंड इसके लिए जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को, संदेश वाहकों को हर जगह पे अपने किंगडम में भेजता है कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए, और मतलब सेटिस्फैक्ट्री भी होने चाहिए। promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें काफी पैसा दूंगा। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी इनके आंसर्स मुझे देगा इन 3 क्वेश्चंस के, तो मैं उसे पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे, लार्ज सम ऑफ मनी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। मतलब बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, सबने उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, लेकिन सब डिफरेंटली, मतलब उनको कोई भी आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पाया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। पहले क्वेश्चन के आंसर में सबने क्या बोला? पहला क्वेश्चन क्या था कि कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है, मतलब कोई भी काम स्टार्ट कब करना चाहिए। तो जो लोग आए थे, जो वाइज मैन आए थे, वो क्या कह रहे थे कि कोई ये कह रहा कि किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो ओनली इन दिस वे दिस सैड कुड ही डू एवरीथिंग एज इट्स प्रॉपर टाइम। और इससे वो हर चीज सही समय पे करेंगे। अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कोई ऐसे कह रहा है कि मतलब कोई भी काम करने का सही वक्त हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल काम है। कोई कह रहा था
द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। मतलब कोई ये कह रहा है कि किंग को है ना सारी चीजें जो हो रही हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, और ये जो फुलिश प्लेजर्स हैं मतलब जिसमें आनंद में जो टाइम खराब करे एंटरटेनमेंट में, इनको छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act as the proper time. और कुछ ने कहा कि किंग को क्या करना, एक काउंसिल की जरूरत है, वाइज मैन की एक काउंसिल, मतलब काउंसिल जिसको हिंदी में प्रॉपर हिंदी में कही तो परिषद, कि बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बना लेनी चाहिए। काउंसिल आप साइड में देख भी सकते हो वर्ड मीनिंग में, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। मतलब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल वाइज मैन का, जो कि राजा की हेल्प करेगा कि प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम करने के लिए बताएगा वो। दिस वॉज बिकॉज वन मैन फाउंड वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। उन्होंने ये कहा कि क्यों ये वाइज मैन की काउंसिल की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक इंसान ये नहीं डिसाइड कर सकता कि कोई भी काम करने का राइट टाइम क्या होता है करेक्टली, जब तक कि वो दूसरों की हेल्प नहीं लेता है। तो अगर काउंसिल होगी, वाइज मैन होंगे उसके अंदर, और वो सजेस्ट करेंगे राइट टाइम पे कि अब आपको क्या एक्शन लेना है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ ने ऐसे कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करेंगे। मतलब आपको फटाफट अभी कुछ डिसीजन लेना है, यू हैव नो टाइम फॉर दैट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप काउंसिल का वेट थोड़ी करोगे कि वो उनको बुलाएंगे फिर उनसे डिसीजन लेने को कहेंगे कि कोई डिसीजन पे पहुंचेंगे, अपने अपने जो व्यूज हैं वो काउंसिल देगी। इतना टाइम नहीं होता है कई कामों के लिए। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो उन्होंने क्या कहा कि कई बार कुछ चीजों को सही टाइम पे करने के लिए हमें फ्यूचर को देखना जरूरी होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। अब क्या है कि मतलब हाँ, फ्यूचर देखने के लिए हमें मैजिशियंस की जरूरत है, जादूगरों की जरूरत है, फॉर्चून टेलर। तो इस तरीके से किंग जो है वो मैजिशियंस के पास जाए, वो शायद उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियंस जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है, कैसे काम करना है। तो मतलब कुछ कुल मिला के राजा को सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी तक नहीं मिला था, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। अब आगे क्या होता है, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रीस्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है तो राजा के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के जो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर में सब कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसके काउंसलर्स, काउंसलर मतलब मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो तो और कुछ ने कहा कि प्रीस्ट मतलब पुजारी वगैरह, जो धार्मिक लोग होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ ने डॉक्टर्स को चूज किया कि डॉक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा कि उसके सिपाही सबसे ज्यादा जरूरी हैं, राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके सिपाही हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या कहा, तीसरा क्वेश्चन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है एट प्रेजेंट। तो सम सैड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ ऐसे कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो कुछ कहते हैं साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं फाइटिंग ज्यादा जरूरी है कि आपका तभी तो किंगडम बढ़ेगी। एंड कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप बहुत जरूरी है, पूजा पाठ वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से मतलब सबने अपने अपनी राय दी। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब आप देख ही रहे हो कि क्वेश्चंस के आंसर सबके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं और किसी का भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। तो किंग भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने किसी को इनाम नहीं दिया। फिर क्या होता है, ही गेव नो रिवॉर्ड। देन the no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was
वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो इन्होंने अब अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए ये डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और जो हर्मिट है, हर्मिट कौन होता है? हर्मिट साधु होता है। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ जीता है जो, और अकेला रहता है। तो हर्मिट जो है वो वुड्स में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, और वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स। वो किसी से भी नहीं मिलता है, सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है वो, इसलिए किंग ने भी ऑर्डनरी क्लोथ्स पहन लिए। सो वुड में रहने, वुड या वुड्स का मतलब स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था, और राजा अब उनसे मिलने जा रहे हैं ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा हर्मिट के पास पहुंचने से पहले ही, कुछ दूरी से पहले ही वहां पर अपना जो घोड़ा था वो छोड़ दिया, और अपना बॉडीगार्ड भी वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उससे आगे उसे अकेले जाना था। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो राजा जैसे ही हर्मिट की हट के पास पहुंचा, उस साधु के हट के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि जो हर्मिट था वो ग्राउंड को खोद रहा था। डिगिंग मतलब खोदना। इन फ्रंट ऑफ हिज हट मतलब अपनी झोंपड़ी के सामने खोद रहा था, कुछ गड्ढा खोद रहा था, कुछ खोद रहा था, डिगिंग कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने किंग को ग्रीट किया और उसके बाद में वापस से डिगिंग में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवीली। और हर्मिट इतना बूढ़ा और बेचारा कमजोर सा आदमी था। सो जैसे वो काम कर रहा था और वो डिगिंग कर रहा था, तो उसको जो सांसें थी वो फूल रही थी, मतलब हैवीली मतलब जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने क्या कहा हर्मिट को जाके कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे सीखूं या मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी राइट टाइम है कोई भी राइट थिंग करने का। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे जरूरत है सबसे ज्यादा। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से ऐसे काम है, कौन से ऐसे मैटर्स हैं, कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कौन से ऐसे अफेयर्स मतलब थिंग्स, मैटर्स और बिजनेस जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन से काम ऐसे हैं। सो वो अपने वही 3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर क्या होता है, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने उनके क्वेश्चन सुन लिए कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, बस वो डिगिंग करने में लगे हुए थे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। उन्होंने कहा कि शायद तुम थक गए हो, मुझे दो अपना स्पेड मतलब कुदाल या फावड़ा जिससे कि वो खोद रहे थे, और मैं तुम्हारी जगह पे काम करता हूँ। अब यहाँ पे किंग और हर्मिट की कन्वर्जेशन है, और हर्मिट के हाथ में वो जो है डिगिंग के लिए जो टूल है, स्पेड है, वो है, और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। और हर्मिट ने किंग को थैंक्स बोला कि लो ठीक है, स्पेड आप पकड़ो और आप डिगिंग करो। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर हर्मिट जो है वो ग्राउंड पे बैठ गया। और अब काम कौन कर रहा है, किंग कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। व्हेन द किंग dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. उसने 2 बेड खोद दिए, दैट मीन्स क्यारी टाइप में, मतलब कुछ पार्ट था जो हर्मिट को खोदना था, तो उसने 2 बेड्स खोद दिए, 2 क्यारियां टाइप में खोद दी, जैसे स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब जहाँ पे कुछ उगाना था, तो जो क्यारी टाइप की जो स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड थे वो उन्होंने खोद दिए। उसके बाद में उन्होंने वापस से रुक के वही 3 क्वेश्चंस वापस से रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। हर्मिट से जैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, हर्मिट खड़े हो गए, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, खड़े होकर अपने हाथ आगे बढ़ाया कि लाओ अब
स्पेड मुझे दो, मैं काम करता हूँ, तुम थक गए हो, तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग को आंसर नहीं मिले तो सोचा कि क्या पता आप थोड़ी देर में दे दें, तो वो उन्होंने स्पेड भी नहीं दी किंग ने, और अपने अपने आप ही काम करते रहे, मतलब कंटिन्यू डिगिंग कर रहे। 1 hour passed, then another. एक घंटा बीता, फिर दूसरा बीता. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. अब जैसे ही शाम होने लगी, ट्रीज के पीछे सूरज ढलने लगा, तो किंग ने लास्ट में क्या किया कि स्पेड को वहीं पे स्टक कर दिया, ग्राउंड में लगा दिया। और उसके बाद में किंग ने बोला, मैं यहाँ पर वाइज मैन इसलिए आया था ताकि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। वो तो वहां पे बेचारे से डिगिंग करवाई जा रही है। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। बता दो, अगर तुम्हें आंसर नहीं देने हैं तो वो बता दो, ताकि मैं अपने घर चला जाऊं, शाम होने वाली है। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने क्या कहा, देखो कोई यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। अब जैसे ही हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो किंग ने देखा, तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है उनकी तरफ। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और उसके जो हाथ हैं वो उन्होंने अपने पेट को पकड़ा हुआ है, कि मतलब दोनों हाथों से जोर से अपने पेट को पकड़ा हुआ है और उसमें से खून बह रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा, वो पर्सन भागता हुआ और पहुंचते ही बेहोश हो गया और बेहोश होकर ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट। अब ये सब कुछ किसके सामने हो रहा है, किंग एंड हर्मिट के सामने हो रहा है। रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक। अब उन्होंने उनके जब कपड़े हटाकर देखा, तो देखा कि उनके पेट में काफी गहरा वुंड है, घाव है। वुंड मतलब घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। अब किंग ने क्या किया, वॉश किया और कवर किया अपने हैंकरचीफ से उसका जो पार्ट था, वुंडेड पार्ट था, बट वहां से खून जो था वो बंद नहीं हो रहा था, बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। इस तरीके से रीड्रेस्ट करते रहे किंग, और लास्ट में क्या हुआ कि उनका खून जो था वो बंद हो गया, मतलब अब नहीं बह रहा था। रीड्रेस्ड मतलब ड्रेस्ड अगेन। द मैन फेल्ट बेटर। अब आदमी को थोड़ा सा ठीक लगा। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी ने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा फ्रेश वाटर लेकर आए और उसको आदमी को दिया जो वुंडेड था। द किंग वॉज द king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को अंदर लेकर गए, हट के अंदर लेकर गए और एक बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। और जो इंसान था उसने आंखें बंद कर रखी थी और चुपचाप लेटा हुआ था। द किंग टायर्ड बट ही वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night. अब राजा जो था वो काफी थका हुआ था, क्योंकि जो वो चला था, क्योंकि उसने घोड़े और गार्ड को तो वहीं छोड़ दिया था, उसके बाद में वो चल कर आया था और पूरे टाइम वर्क किया था। राजा ऐसा वर्क करता भी नहीं है, तो वो थक गया था, तो वो फ्लोर पे ही लेट गया, फर्श पे, और उसे नींद आ गई और पूरी रात वहीं पे सो गया। When he awoke it was several minutes before he could remember. तो जब वो उठा तो उसको कुछ टाइम लगा कि वो रिमेम्बर करने में कि कल क्या क्या हुआ था और मैं कहाँ पर हूँ। देखो यहाँ पे वो एक बियर्ड मैन है, बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला आदमी, और यहाँ पे उसकी वुंड की ड्रेसिंग हो रही है, किंग कर रहे हैं जो, और हर्मिट यहाँ पे बैठे हैं। Then where he was and who the strange bearded man lying on the bed was, कि उसको थोड़ा सा टाइम लगा कि वो कहाँ पे है राजा इस टाइम पे, और ये कौन जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन है, ये जो बेड पे लेटा हुआ है, ये कौन है। सब कुछ याद आया कि हाँ ये कल सब कुछ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। Forgive me said the bearded man in a weak voice. तो when he saw that the king was awake, जब उस bearded man ने देखा कि राजा उठ गए हैं, तो उन्होंने ऐसे कहा कि forgive me, मुझे माफ कर दो।
अब ये क्या था? इट आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, और कौन सी चीज है, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। मतलब कौन सी बात के लिए माफी मांग रहे हो? यू डू नॉट नो मी but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो वो जो bearded मैन था उसने क्या कहा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और मैंने एक कसम खाई थी। स्वोर मतलब स्वेर की पास्ट फॉर्म स्वोर रिवेंज, मतलब कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज किया था। तो मतलब सीज का मतलब छीन ली थी मेरी प्रॉपर्टी, टुक बाय फोर्स। आई न्यू you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता चल गया था कि तुम इस हर्मिट से मिलने आने वाले हो, और मैंने अपना माइंड बना लिया था कि जब तुम वापस जाओगे ना अपने घर की तरफ, तब मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया, कल तुम लौटे ही नहीं। क्योंकि वो तो हर्मिट के डिगिंग में हेल्प कर रहे थे ना, और क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहे थे। बट द डे पास्ड, और तुम वापस नहीं गए घर। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। लेकिन जब मैं जिस जगह पे छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं वहां से बाहर निकल आया, और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया, और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे वुंडेड किया। मतलब जो कल जो उसको लगी हुई थी स्टोमक में, वो उसके बॉडीगार्ड ने वॉर किया था, जो किंग का बॉडीगार्ड था। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. और मैं उससे तो बचकर भाग गया था, मैं तो उससे छूट कर भाग आया था, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे वुंड्स को ड्रेस नहीं करते, तो साफ नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने तो तुम्हें मारने की सोची थी और तुमने मेरी जान बचा ली। तो मतलब राजा ने बहुत अच्छा काम किया। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same for give me. तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं अब जिंदा रहा, और इफ आई लिव, तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूंगा, सबसे फेथफुल, मैं तुम्हें सर्व करूंगा सबसे फेथफुल सर्वेंट बनकर। और मैं अपने बेटों से भी यही करवाऊंगा, मतलब मेरे जो और जो पीढ़ियां हैं वो भी यही करेंगी। माई सन मेरे बेटे भी यही सब कुछ करेंगे, मतलब आपको सर्व करेंगे वो, और प्लीज मुझे माफ कर दो। So the king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो राजा को बहुत खुशी हुई कि मतलब कितनी इजीली मैंने अपने दुश्मन से शांति कर ली, संधि कर ली, मतलब पता भी नहीं चला कि मतलब इतनी इजीली ये काम हो गया। तो अगर किसी को, अगर आपको जीतना है तो उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक किंग को, लेकिन यहाँ पे तो एक एनिमी बैठा बैठा उसका दोस्त बन गया। और he not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. लेकिन किंग ने उसे क्या बोला कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, साथ ही साथ में उसने अपने सर्वेंट्स को भेजा, अपना डॉक्टर भेजा कि उनका ध्यान रखा जाए, और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी जो प्रॉपर्टी जो मैंने सीज कर रखी थी वो मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। कि किंग ने उसके साथ में बहुत अच्छा किया, वो किंग का फ्रेंड बन गया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब ये सुबह की ये सारी कन्वर्जेशन हो जाती है उस bearded man, मतलब किंग और उसके एनिमी के बीच में। अब वो फ्रेंड बन गए हैं। अब वहां से उठकर क्या हुआ, उस वुंडेड मैन को छोड़कर किंग जो है वो बाहर आते हैं हट से सुबह सुबह, कि देखते हैं हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोस्ट टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वो जाने से पहले वो ये चाहता था कि एक बार हर्मिट से मिलकर अपने क्वेश्चंस के आंसर जरूर ले लिए जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। फिर देखा राजा ने कि हर्मिट क्या कर रहा था। हर्मिट अपने घुटनों पे बैठ के वहां पे बीज बो रहा था, जो कल जो क्यारियां या फिर जो बेड्स बनाए थे तो उसमें बीज लगा रहा है। The king went up to the hermit and said,
फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो किंग वहां पर जाता है हरमिट के पास में और कहता है कि लास्ट बार पूछ रहा हूं मैं, प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो वाइज मैन, कि मैं तुम्हारे सामने इस चीज की भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज मुझे आंसर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। अब जो हर्मिट है वो कहता है कि तुम्हारे आंसर पहले ही दे दिए जा चुके हैं। तो वो अभी भी बैंड हो रखे हैं ग्राउंड पे और वो उनकी तरफ देखते हैं किंग के जो उसके सामने खड़े हुए हैं, और वो बैंड हुए जो बीज लगा रहे हैं वो ये चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तो पहले ही दे दिए जा चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, मेरे को कहाँ मिले हैं मेरे आंसर्स, आपका मतलब क्या है, मतलब किंग को तो कोई आंसर नहीं दिया किसी ने भी। फिर क्या कहते हैं, डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने देखा नहीं, हर्मिट ने बोला, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me you would have gone away। तुमने देखा नहीं कि अगर तुमने कल मुझ पर दया नहीं दिखाई होती मेरी कमजोरी पे कल, तो तुम ये बेड थोड़ी खोदते, ये क्यारियां थोड़ी बनाते, और अगर बनाते नहीं तो तुम घर जाते, gone away। Then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तो अगर तुम वापस घर जाते, अगर मुझ पे दया नहीं दिखाई होती, ये क्यारियां नहीं बनाई होती, तो तुम वापस जाते तो वो आदमी तुम पे अटैक करता, और उसके बाद में लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि तुमने ये विश किया कि तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुम इन बैड्स को, इन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी उस टाइम मैं था, और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था कि मेरे साथ में कुछ भलाई करना, कुछ अच्छा करना, मेरा कुछ अच्छा करना। तो तीनों क्वेश्चंस कल आपको मिल गए थे कि सबसे जो काम करने का सही टाइम क्या था, कि वो इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तब था जब तुम ये डिगिंग कर रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट मैन कौन था उस टाइम आपके लिए, मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था और उस टाइम पे मेरे लिए ये सब कुछ करना, कि मेरे साथ में अच्छा करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, कि टू डू मी गुड। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। और उसके बाद में भी तुम्हें वो क्वेश्चंस के आंसर मिले थे, कैसे कि वैन वो जो मैन दौड़ता हुआ आया था वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। क्यों, क्योंकि अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करते, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि नहीं करते, उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं करते तो वो मर जाता, और मर जाता तो तुम्हारे साथ पीस कैसे करता, मतलब फ्रेंड कैसे बनता, और तुम्हें आपस में सुलह कैसे होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी तुम्हारे लिए वही था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने जो उसके लिए किया था, उसकी जो तुमने सेवा की थी, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो अगेन तुम्हें तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए थे। रिमेंबर देन देयर इज ओनली टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। कि अब याद रखो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था ना कि कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट है, वो टाइम है अब, नाउ, प्रेजेंट। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम होता है वही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि वही सिर्फ ऐसा टाइम है जिसमें आपके पास पावर है एक्ट करने की। मतलब तुम उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, किसी भी चीज पे कुछ कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को भी तुम चेंज नहीं कर सकते, ना देख सकते हो तुम उसको। तो प्रेजेंट में क्या होता है कि अब जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आप एक्ट कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ होता है, प्रेजेंट पे आपके साथ में होता है। फॉर
हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, हम क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, और हमें कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, मतलब हमारे साथ कुछ हो भी सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो जो इम्पोर्टेंट पर्सन वो होता है जो अब है हमारे पास, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है कि वो जो पर्सन आपके साथ है उसके साथ अच्छा करना, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें भेजा ही इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करने के लिए, यही तो काम है, कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये लियो टोल्स्टॉय की बहुत ही अच्छी स्टोरी थी फ्रेंड्स, और इसमें होप आपको भी ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है, तो वो सही वक्त है अब। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है जो आपके पास उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, वो जो पर्सन आपके साथ है उसके साथ कुछ अच्छा करना, कुछ गुड करना, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए तुम संसार में आए हो। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।